ये एक ऑफ बीट करियर होता है, सिंगिंग डांसिंग एक यूजुअली जैसे इंजीनियर डॉक्टर तो कॉमन है। वो कितना एक जर्नी डिफिकल्ट था, इजी था, कैसा था? बहुत डिफिकल्ट है। पहले क्या होता था कि पहली बात तो हमें जानना पड़ेगा कि आर्टिस्ट जो है वो बिजनेस मॉडल बहुत बाद में बना म्यूजिक या जिस भी आर्ट फॉर्म को हम ले लें। पहले को हम देखा जाए तो हम गंधर्व हैं, राइट, जहाँ पे सिर्फ हम एक आर्ट को चुनकर किसी को सुनाकर उसका दिल बहला सकते हैं। तो फर्स्ट पेड प्रोजेक्ट बॉम्बे में कौन सा था? मेरे ख्याल से शुरू से, क्योंकि मैं 3 साल की उम्र का था, मैंने शूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। यस। तो पहले एज अ सिंगर मैं जब कॉन्सर्ट्स करता था, शुरू से कहीं ना कहीं पेमेंट्स तो स्टार्टिंग से ही अच्छा लेना। जी जी। तो जब आपने गाना कंपोज किया था नेशनल गेम से, क्या आपको पता था कि अमिताभ बच्चन सर वो गाना गाएंगे? ये स्टोरी एक्चुअली मैं बहुत कई सारे इंटरव्यूज या कई सारे ऐसे पॉडकास्ट में मैंने बात की है कि जब हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 PM बॉलीवुड और मैं हूँ आपकी होस्ट हर्षिता। हर एपिसोड में मैं लेकर आती हूँ नए नए सेलिब्रिटीज़ और आज मेरे साथ कोई ऐसा है जिन्होंने 3 साल की उम्र में ही अपने पैशन को अपना जीवन त्याग दिया और उनका नाम भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। तो मैं उनके नाम से उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी फॉर हिज पैशन। हाय समर्पित, हाउ आर यू? वेलकम टू 4 PM बॉलीवुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सो मच। तो जैसे म्यूजिक आपने 3 साल की उम्र में ही सीखना शुरू कर दिया था एंड यू न्यू कि दिस इज योर कॉलिंग। सो कहीं ना कहीं आपने अपना जीवन आपकी पैशन को समर्पित कर दिया। जबलपुर से मुंबई, ये सारा कुछ सफ़र कैसा रहा? बहुत कमाल रहा। समर्पित तो देखिए सबको जिस फील्ड में भी जो भी होता है, बिना डेडिकेशन के, बिना समर्पण के कुछ नहीं होता। वो नाम तो एक अपनी जगह है कि वो समर्पित आ गया, लेकिन आप जब तक अपने काम के प्रति समर्पित नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी फील्ड में बहुत कुछ कमाल कर पाए। तो सबको समर्पित होना ही पड़ता है और होना ही पड़ेगा। करेक्ट। जी जी। तो जबलपुर में जब आप 3 साल के थे, आपके फादर गुरुजी थे, राइट? बिल्कुल। सो कैसे आप, मतलब ये बाय डिफॉल्ट जो एक होता है ना कि फैमिली में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, ये ऐसे आया कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी था इसमें? देखिए, पर्सनल आपके इर्द गिर्द सारी चीज़ें जब आपको मिलती हैं, जैसे बोलते हैं ना, बच्चे के सामने बुक्स रख दी या कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट रख दिया, तो वो कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग कह लें कि मैं टिकाणे में पैदा हुआ। टिकाणे इन द सेंस कि जहाँ मेरे बाबा राम धुनी, मतलब सुबह उठते साथ ही आपके कानों में सिर्फ राम धुन जाए। अच्छा। वो म्यूजिकल माहौल वैसे ही था। तो कहना चाहिए विरासत भी कह सकते हैं उसको, कि वो मुझे गिफ्ट के तौर पे मिला मेरे बाबा से, मेरे पापा से। एंड कभी आपको ये रियलाइज हुआ कि दिस इज इट, अब मुझे यही करना है? नहीं, ऐसा कभी कुछ था नहीं कि यही करना है, बट वो चीज़ें मिलती गई तो ऐसा लगा नहीं कि कुछ और भी, हम कहीं और जाना चाहिए मुझे। राइट। वो कहते हैं ना कि संगीत आपको चुनता है या कोई भी चीज़ आपको चुनती है। करेक्ट। तो संगीत ने शायद मुझे चुना। ये एक ऑफ बीट करियर होता है, सिंगिंग डांसिंग एक यूजुअली जैसे इंजीनियर डॉक्टर तो कॉमन है। बिल्कुल। तो एक ऑफ बीट करियर में अपना नाम बनाना और एक सिटी को छोड़कर एक नए सिटी में आना, वो कितना एक जर्नी डिफिकल्ट था, इजी था, कैसा था? बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इलैबोरेट थोड़ा सा और हम आगे जाते हैं कि आर्ट को जितना कमर्शलाइज्ड, जितना सो कॉल्ड ROI, जब हम बिजनेस की बातें करते हैं, राइट, पहले क्या होता था कि पहली बात तो हमें जानना पड़ेगा कि आर्टिस्ट जो है वो बिजनेस मॉडल बहुत बाद में बना म्यूजिक या जिस भी आर्ट फॉर्म को हम ले लें। पहले को हम देखा जाए तो हम गंधर्व हैं, राइट, जहाँ पे सिर्फ हम एक आर्ट को चुनकर
किसी को सुनाकर उसका दिल बहला सकते हैं, उसे अच्छा महसूस करा सकते हैं। ये प्रोफेशनल बनना या बनाना बाद में शुरू हो गया, तो कहना चाहिए बिजनेस तो बात की बात है। इसको चुनना ही पहली बात बहुत कठिन है, लेकिन लोगों ने इसको आजकल जिस बिजनेस फॉर्म में लेके जा Right. चुके हैं, बड़ा कठिन है उसके लिए। और लोग उसमें अगर अपना बिजनेस ढूंढ पा रहे हैं और सरवाइव कर पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी बात है ये। जो एक छोटे से लेके बड़े आर्टिस्ट तक बहुत कठिन होता है, क्योंकि वहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ किसी इन्वेस्टर को, किसी बिजनेस पर्सन को, कि किसी आर्टिस्ट के अगर आप किसी के ऊपर पैसा लगा रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसके ऊपर चढ़ के मत बैठ जाइए, राइट? क्योंकि वो कभी जो आपको देना पसंद करेगा या आपको देना चाहता है, वो भी कभी खुल के नहीं दे पाएगा। क्योंकि जब creative तक एक blockage बंधन आ है, जाता क्योंकि है। वो क्रिएटिविटी है, वो फ्लो Right. करता है। आपने अगर उसकी हवा पानी छीन लिया, हवाई छीन ली, किसी आर्टिस्ट को बोल दिया जाए, किसी डायरेक्टर को बोल दिया जाए, अब तो हो गया है, बहुत नॉर्मल है कि डेडलाइंस, राइट? किसी आर्टिस्ट को पकड़ कर कि नहीं 30 दिन में आपको ये करना है, 4 दिन में आपको ये करना है, तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट, ये बातें सब कुछ सही है, लेकिन बनते 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 जो डायरेक्शन जिस तरह मोल्ड हो रहा है, आई डोंट थिंक सो कि जैसे हम बोलते हैं ना कि अच्छा कंटेंट क्यों नहीं बन रहा। आप पहले के सारे मूवीज ले लीजिए, उसका रीजन ये था, कोई इन्वेस्टर आता इसलिए था कि डायरेक्टर मुझे पसंद है, मुझे एक्टर पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि इसका ये मुझे कुछ कमाल का करके देगा। उनका खुद का भी एक एलिमेंट होता है। हाँ, कि मैं इसके ऊपर पैसा लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके आर्ट से मैं जुड़ रहा हूँ। आजकल नहीं है, आजकल जुड़ा जाता है कि आर्टिस्ट मुझे कमा के देगा, राइट। इस डायरेक्टर के ऊपर, क्योंकि इसकी मूवी चल रही है, अच्छी बात है, दैट्स अ बाय प्रोडक्ट, राइट? कोई भी आर्टिस्ट या उसका आर्ट कमा के देना, दैट्स अ बाय प्रोडक्ट है। लेकिन शुरू से ही अगर आर्टिस्ट को वैसा ही मॉडल दिखाया जाए कि आप कमाऊ हो तभी कमाल के आर्टिस्ट हो, तो कहीं ना कहीं ये पाना नहीं, बहुत बड़ा खोना है। तो मुश्किल तो है सर्वाइव करना। तो जैसे आपने कहा ROI, Yeah. तो बॉम्बे आने के बाद फर्स्ट ROI वाला प्रोजेक्ट कौन सा था आपका? देखिए, शुरू से ही वो तो, क्योंकि जब आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो इंसान सोचता ही है कि इस प्रोजेक्ट में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए क्या इसका आउटपुट होगा, क्या कैसे पैसा आएगा इससे। तो लेबल्स के साथ जुड़ते गए, काफ़ी प्रोफेशनल जब आर्टिस्ट आए, जब लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने लगा, काफ़ी सारे लेबल्स हैं, मैं नाम शायद आपको पता भी चल जाएगा। तो हाँ, मतलब हो गए ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए कि हम प्रोफेशनल लेवल्स के साथ काम कर रहे हैं। तो वो डेडलाइन, वो सारी चीज़ें हमें समझ कर करना पड़ता है, उन आर्टिस्ट को चुन कर लेना पड़ता है, बहुत समझदारी के साथ लेना पड़ता है जिनके साथ आप काम कर रहे हो। वो उन डेडलाइंस को समझ रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं। तो यह तो फर्स्ट पेड प्रोजेक्ट बॉम्बे में कौन सा था आपका? मेरे ख्याल से शुरू से, क्योंकि मैं 3 साल की उम्र का था, मैंने शोज करना स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा। यस। तो पहले एज अ सिंगर मैं जब कॉन्सर्ट्स करता था, तो शुरू से ही कहीं ना कहीं पेमेंट्स तो स्टार्टिंग से ही अच्छा, लेना। जी जी। वेरी नाइस। तो मतलब काफ़ी आप उसमें वो थे, नहीं तो बहुत बार पता है क्या हो जाता है, आपको एक्सपोजर मिल रहा है, आप बिल्कुल। जितने लोगों के सामने आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ऐसे करके भी बहुत स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस में फ्री में करवा लेते हैं। वो एक बार्टर सिस्टम अच्छा लगता है कि आपके साथ कौन कोलैब कर रहा है। सपोज हमने एक काम किया था, अगर मैं नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, कि आपके सामने आर्टिस्ट कौन है, राइट। आपको करके अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो आपके साथ काम करके आपकी कला निखर पा रही है, आपका वो कमाल का काम निकल के आ रहा है, तो अच्छी बात है, राइट? लेकिन पैसा मिलना जरूरी है हर चीज़ों के लिए। करेक्ट, ऑफ कोर्स Yes, yes, यू बिल्कुल। कांट पे, यू हैव टू पे योर बिल्कुल, बिल्स एंड 100%, कोलैबोरेशंस डोंट हेल्प। That's true. तो जब आपने गाना कंपोज किया था नेशनल गेम्स का, क्या आपको पता था कि अमिताभ बच्चन सर वो गाना गाएंगे? ये स्टोरी एक्चुअली में बहुत
कई सारे इंटरव्यूज़ या कई सारे ऐसे पॉडकास्ट में मैंने बात की है कि जब मिनिस्टर्स हमारे सामने थे वहाँ पे, और एक्चुअली जब नेशनल गेम्स हुआ तो 3-4 मैंने स्क्रैचेस दिए थे। तो जब कुछ 4-5 स्क्रैचेस बनाए मैंने, तो जो टैगलाइन होती है, सपोज आप अगर खेल सुनेंगे तो खेल में है कि तू खेल ऐसा खेल जैसा कोई भी खेला ना हो। तो जो ये टैगलाइन है ये ऑलरेडी मैंने बना चुका था मैं। ओके। इसके पहले एक गाना बनाया था मैंने, विजय का डंका, विजय का डंका जहाँ बजेगा वहाँ बजेगा जहाँ तू खेलेगा। तो मिनिस्टर उन्होंने पूछा कि समर्पित आपको कौन लगता है कौन विजय, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का नाम आया था उस समय, उनमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे सारे, कुछ बॉलीवुड के भी सेलिब्रिटीज़ थे। तो मैंने बोला सर अगर विजय बात आती है तो विजय दीनानाथ चौहान ही समझ में आता है मुझे। तो ये सोच के नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन गाने का वजन इतना था कि 37 नेशनल गेम्स जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद इन सारी चीज़ों को इनिशिएट करते हैं, राइट, करेक्ट, वो सोचा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है जब एक दमदार आवाज़ होगी तो और उस गाने में जान आ जाएगी। तो वो जस्ट एक बात बहुत बातों बातों में कही गई थी जो सच हो गई, और अमिताभ जी इस प्रोजेक्ट में आ गए, मैनिफेस्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बिल्कुल बिलीव सोचा करते हो मैनिफेस्टेशन में? 100%। जब आप अच्छा सोचेंगे, अच्छी नीयत के साथ कुछ सोचेंगे तो ज़रूर मुकम्मल होता है। जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि आज की तारीख में उनको ये चाहिए कि जो कंपोज़र है, जो सिंगर है, वो रेवेन्यू लेकर भी आए। एंड ये ज़्यादातर से सोशल मीडिया के वजह से भी होता है, क्योंकि अगर एवरेज भी है लेकिन अगर उनके फॉलोअर्स है, उनका एक वो है, तो फिर अगर आर्टिस्ट अच्छा भी है तो उनको नहीं लेके जिनका इंस्टाग्राम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनको लिया जाता है। क्या कहीं ना कहीं ये आपके भी आर्ट को अफेक्ट किया है ये चीज़ ने? देखिए ये चीज़ें ना बहुत जल्दी इंडस्ट्री को डुबा देगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। आजकल टेक्सचर जिसको हम कहते हैं वॉइस टेक्सचर, क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ें सजाने के लिए होती हैं, उसको डेकोरेट करने के लिए होती हैं, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है कि आप अगर ऐसे बंदे को खड़ा कर दें जिसकी आवाज़ अच्छी है लेकिन रियाज नहीं है, आप बहुत दूर तक चला नहीं पाएंगे, राइट? क्योंकि वो कितना लाइव करेंगे, एक तरह की कितनी कॉम्पोजिशन कर पाएंगे। आज मैं रहमान साहब की अगर बात कर लूँ, या अमित त्रिवेदी साहब की बात कर लूँ, या जितने बहुत कमाल के कॉम्पोजर्स की बात कर लूँ, बहुत कमाल के सिंगर्स की बात कर लूँ, रफ़ी साहब से लेकर नौशाद साहब से लेकर रहमान साहब, सोनू निगम, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह साहब का अगर आप तपस्या देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्यों अरिजीत सिंह क्यों, वो वर्सेटैलिटी जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा तप है कि सोनू निगम जैसा अब कोई बन नहीं पा रहा, अरिजीत जैसा कोई बन नहीं पा रहा, रहमान साहब क्यों नहीं आ पा रहे? नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लेबल्स के पास आंख नहीं है, वो जल्दी खाना और पचाना चाहते हैं। तो आपको मालूम है, जो जल्दी खाना और पचाना चाहता है वो डाइजेस्ट नहीं होता। रबड़ी है तो रबड़ी के लिए आपका पेट भी वैसा होना चाहिए कि आप बहुत प्योरिटी के साथ उसको पचा पाए। हल्की हल्की चीज़ें खाएंगे तो आपका पेट भी गड़बड़ा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है जितनी बहुत हल्की हल्की चीज़ें हो रही हैं और जिनके ऊपर मेरे ख्याल से जिम्मेदारी है, ये सब इन चीज़ों को ख़त्म कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है लेबल्स को, आर्टिस्ट को समझना चाहिए कि किन आर्टिस्ट के साथ आप काम कर रहे हो। मैथिली ठाकुर हमने कोलैबोरेशन किया, मैं अभी जस्ट उसी पे आने वाली जी। बहुत खुशी होती जब ऐसे आर्टिस्ट आते हैं आपके सामने जो बहुत तपस्वी हों। मैं इनको, क्योंकि देखिए हम लोग ना गंधर्व हैं, अगर आप देवों और इन सारी चीज़ों में जाएंगे, ये हमारा काम हो गया, हमने इसको काम प्रोफेशन, अगेन वो पहले वाली बात कि हमने प्रोफेशन बना लिया, हम तो देने आए हैं। तो ये आर्टिस्ट, ये सारी चीज़ें, संगीत, कोई भी आर्ट फॉर्म, ये सब तप है। इसको आप जितनी इजीनेस के साथ लेंगे,
जितना छोटा आंकेंगे आपकी चीज़ों को डुबा के जाएगा, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटी चीज़ें कारगर नहीं होती कभी भी। शॉर्टकट बिल्कुल बेसिकली। शॉर्ट, यस 100%, 100%। हाल ही में अभी नया भी ट्रेंड चला है एआई का, और Yes. किसी की भी आवाज़ निकाल सकते हैं। हाँ। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री को ये थ्रेट है? ये थ्रेट तो नहीं है, उसका रीज़न ये है कि बाकी सारे बहुत सारे लॉज हैं इसके लिए, राइट। आप एआई को भी एक पर्टिकुलर, बहुत सारे ऐप्स आजकल आ गए हैं जो लोग उन सारी चीज़ों को एआई के थ्रू बनाकर यूट्यूब में, इंस्टा पे या फिर स्पॉटिफाई सारी चीज़ों पे अपलोड कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी हाई कोर्ट इन सारी चीज़ों के जो नियम हैं बहुत जल्दी बनने वाले हैं। काफ़ी बड़े बड़े सिंगर्स ने ऑलरेडी अपना एक आईपी क्रिएट कर लिया है उन सारी चीज़ों के खिलाफ, कि हम कैसे अपनी चीज़ों को, अपनी आवाज़ को संभाल के रख सकते हैं, कोई उसका गलत यूज़ ना कर पाए, राइट। तो लॉज हैं, बहुत सारे लॉज हैं उन सारी चीज़ों के लिए। ये तो मतलब जो नॉन सिंगर्स है वो Yes. लोग, बट अगर किसी को गवाना है और उसके थ्रू गवा लिया, सो इट्स लाइक कहीं ना कहीं जो नए टैलेंट्स है या कुछ ऐसे शायद ओमिट हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो फर्क पड़ रहा है और Yeah. बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि एआई के थ्रू आप ट्रैक पूरा बना सकते हैं। आप अगर मैं ऑर्केस्ट्रल की बात करूँ या किसी पर्टिकुलर जॉनर की बात करूँ, Correct. वो जॉनर से आप एआई में आप उसको डिस्क्राइब कर दीजिए, आपको पूरा वो बना के दे देगा। बहुत सारी चीज़ें, तो हाँ फर्क पड़ रहा है। लेकिन कई सारे ऐसे ऐप भी हैं जो बहुत बरसों से लोग उन लूप्स को, उन वीएसटीज को, वो देखा जाए तो वो एआई ही है, राइट। तो कर रहे हैं, लेकिन दिमाग अपनी जगह, सोल अपनी जगह। इन सारी चीज़ों को मुझे नहीं ऐसा लगता है ये प्रॉप्स हैं, तो उनको प्रॉप्स की तरह यूज़ कीजिए और अपनी चीज़ों को सजाइए। बाकी इफेक्ट पड़ेगा, कितना इफेक्ट करेगा आई डोंट नो, लेकिन हाँ कई हद तक पड़ करेगा रहा है। तो जरूर, ऑफ बिल्कुल, कोर्स। बात करते हैं कंपोजिंग की, तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? एड्स में आता है, मूवीज़ में आता है, जी। या फिर बैकग्राउंड स्कोर्स? व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू एंजॉय डूइंग? देखिए मुझे तो सब में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जब म्यूज़िक बनाने वाली बात हो तो आपका तन मन दोनों लगता है। तो शायद वो ऐड वाली बात हो, ऐड में सबसे क्विक बात ये होती है कि आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, आपको अपनी बात एक्चुअली 1 मिनट में कहनी होती है। गाने में 4-5 मिनट में कहनी होती है, मूवीज में 3 घंटे में कहनी होती है, राइट। लेकिन बात कहने के लिए आपका होना बहुत ज़रूरी है, आपके सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, आपके स्किल्स का भी, आपकी आत्मा का भी, तीनों में मज़ा आता है मुझे। काफ़ी पॉलिटिकली करेक्ट आंसर था ये। जी। मूवीज़ का मैं एक पर्सनल बोलूँगी कि बहुत बार एक होता है, एक आपके इंटरेस्ट के लिए आप प्रोजेक्ट उठाते हो और एक है कि पैसे अच्छे मिल रहे हैं। जी। अब जो दूसरा वाला जो एस्पेक्ट है उसकी बात करें, तो एक मूवी अगर आपको नहीं इंटरेस्ट, आपको बैकग्राउंड स्कोर के लिए बार बार देखना पड़ता है। हैव यू गॉन थ्रू दैट कभी, कि यू ओनली पिकअप इफ़ यू आर पैशनेट, कि नहीं, और यू जनरली पिकअप प्रोजेक्ट्स कि हाँ यार पैसा भी तो चाहिए? बिल्कुल होता है। हालांकि बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कभी कभी मैं उन सारी चीज़ों के लिए, कि कभी कभी कंटेंट अच्छा नहीं होता, राइट। या आपको बहुत सारा चीज़ें करने के लिए नहीं मिलता, या कभी कभी जैसे मैंने वो ऐड के बारे में बोला कि कभी कभी चीज़ें वहाँ पे इतनी आर्टिस्टिकली इतनी सटीक होती है, या ऐसे कमाल के डायरेक्टर मिल जाते हैं जो 30 सेकंड में अपनी बात इतनी कमाल की कह देते हैं कि वो 30 सेकंड आपके लिए ऐसा लगता है मैं क्या दे दूँ, राइट। और कभी कभी 2.5 घंटे में वो बात नहीं कह पाते कि मैं वो स्टोरी कहाँ की कहाँ जा रही है, उसको म्यूजिक में आपको कहना होता है। करेक्ट। ठीक है, अगर सपोज डायरेक्टर नहीं कह पाया तो आप में, क्योंकि देखिए ये अगेन एक कोलैबोरेशन है, कोई अगर कम पड़ रहा है तो आप म्यूजिक के एलिमेंट से, आप म्यूजिक की समझ से उसको उठा दीजिए। ये अगेन एक जॉइंट वेंचर हो जाता है कि ये Correct. सिर्फ एक डायरेक्टर का नहीं, एक म्यूजिक कंपोजर का नहीं, एक आर्टिस्ट का नहीं, सबका हो जाता है। तो हाँ, लेकिन हमें सोचना चाहिए, अगर आपको एक ऐसी मूवी मिली है जो बहुत कमाल की स्टोरी नहीं है मेरे पर्सपेक्टिव से, आप उसको म्यूजिक के थ्रू इतना कमाल बना दीजिए कि शायद लोगों को जो गलतियां हैं वो दिखे ना,
राइट, इम्पैक्टफुल। वो इम्पैक्टफुल वैसा वैसे म्यूजिक की बात करते हैं जो इम्पैक्टफुल कैरेक्टराइजेशन में भी होता है। लाइक एक एरा था जब टेलीविजन सोप्स में हर एक कैरेक्टर के लिए एक स्पेशल एक एलिमेंट था म्यूजिक का, और वो हाँ, और वो करते ही मतलब आज इवन टुडे लाइक रील्स वगैरह में वो यूज होता है। कैरेक्टराइजेशन के लिए जब आप एक म्यूजिक एक पर्टिकुलर एक ट्रेडमार्क टाइप आप क्रिएट करते हो, तो क्या एलिमेंट्स आप सोचते हो उसके लिए? बहुत मज़ा आता है मुझे इन सारी चीज़ों को करने में। एलिमेंट्स में ऑर्केस्ट्रल मुझे बड़ा मज़ा आता है कि सपोज कोई बहुत कैरेक्टर बहुत जादुई है, या फिर कोई डिटेक्टिव है, राइट, या कुछ भी है, तो मुझे इंटेंस चीज़ें करने में बड़ी मज़ा आती है। तो मुझे चैलो है या स्ट्रिंग्स में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं। हाँ, सिग्नेचर का ट्यून का मतलब फ्लूट ले लो, आप सैक्सोफोन्स ले लो। डार्क चीज़ें करने में मुझे पैड्स वगैरह यूज़ करने में बड़ा मज़ा आता है। या तो बहुत कमाल की चीज़ें हैं जो आप सारी चीज़ों को सिग्नेचर बना सकते हैं। मज़ा आता है आपको? बिल्कुल। हाल ही में ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपने जिस पे वर्क किया और आपको लगा यार इसमें करने में जो मज़ा आया ना, जो एक क्रिएटिव इंडिपेंडेंस मिला आपको, बिल्कुल। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट? एक्चुअली जहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात करें तो मैं सारे मुझे लोग ही इतने अच्छे मिले। मैं इमरान खान जी का नाम लेना चाहूँगा उसमें। एक हमने सॉन्ग क्राफ्ट सीज़न किया था टी सीरीज़ में, टी सीरीज़ के चैनल पे आप देख सकते हैं। हमने 10 गाने किए थे उसमें। तो इमरान खान जी की एक बड़ी प्यारी बात है कि पहली बात तो एज अ कंपोजर किसी के लिए एज अ प्रोड्यूसर करना, बेसिकली आई हैव जस्ट done 10 songs as a producer, as a music producer। तो इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा कमाल के म्यूजिशियंस हमारे साथ उसमें थे, जिसमें रेखा भारद्वाज जी हैं, जावेद अली जी थे, और हरिहरन जी थे। तो इन सब के साथ काम करके सबका फ्रीडम ही था, मतलब कि समर्पित। पहले बात तो इमरान खान जी ने कि समर्पित आपको देखिए आपको क्या करना है इन सारी चीज़ों में, आपको कैसे सजाना है, आपको कहाँ कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। तो हमने युगांडा से लेकर जापानीज सारी चीज़ें हमने यूज़ कर ली उसमें, राइट। सारे लाइव इंस्ट्रूमेंटेशन थे। तो उस प्रोजेक्ट में मुझे बड़ा मज़ा आया, जहाँ 10 गानों में हमने 10 गाने अलग अलग जॉनर में ही आप देखेंगे। आप हरिहरन जी को सुनेंगे तो वो ब्लूज़ कहीं ना कहीं एलिमेंट आपको नज़र आएगा, राइट। जो उनका एक गज़ल अंदाज है, लेकिन एक वेस्टर्नाइज करने का तरीका जो उनका है वो बहुत कमाल है। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने किए उस प्रोजेक्ट में। आपने 1000 के ऊपर भजन्स भी किए हुए हैं जी, एंड वो एक्सपीरियंस कैसे रहता है? लाइक बिकॉज मैंने जितना बातचीत की है ज़्यादा बॉलीवुड एड्स ये, बट भजन्स कंपोज करना एंड ऑल। भजन का मुझे कुछ 5 साल पहले एक वाया कुछ ऐसा आया कि समर्पित हमें अपना नया चैनल बनाना है और आप भजन्स कर पाएंगे क्या? भजन करना में मतलब शुरू से ही, क्योंकि गुरबाणी, शब्द कीर्तन वो एक ब्लड में हमेशा से रहा है, तो बड़ी खुशी हुई कि हाँ करते हैं। तो उन्होंने जब एक डिजिट बताया, नंबर्स बताया कि समर्पित 500 भजन से आपको करना है, मैंने बोला ज़रूर, क्यों नहीं। तो ऑलमोस्ट 1.25 साल सिर्फ भजन ही किए हमने। तो आज भी ऑनलाइन भजन्स करके काफ़ी सारे चैनल्स हैं जिसके लिए हमने भजन्स मंत्रास किए हैं। तो उनमें से ऑनलाइन पहला जो स्टार्ट था वो ऑनलाइन भजन्स के थ्रू था। तो जैसे आपका नाम समर्पित है, आप भजन करते हो, तो ऐसे बहुत ये बोलते हैं ना, वो एकदम बैचलर, द गो टू बैचलर वाली फील आती है। तो ऐसे आपको काफ़ी डीएम्स वगैरह भी आते हैं? बिल्कुल आया है, मतलब कि समर्पित क्या भजन, जैसे एलिजिबल बैचलर एकदम। हाँ, तो मतलब हाँ डेफिनेटली बहुत आए कि क्यों करना है क्यों भजन। हाँ, तो सबका इंटरेस्ट है। मतलब वो लोग पहले बहुत नहीं पसंद करते थे। अगर आप इंडस्ट्री में देखेंगे तो कोई भी सिंगर आया या कोई म्यूजिशियन आया, भजन्स करने में बहुत डरते थे
कि मेरा नाम ऐसा टाइप कास्ट हो जाएंगे। हाँ कि मैं भजन नहीं करूँगा यार। लेकिन आप आज इंडस्ट्री में देखेंगे तो सारे पूरा जहां भजन में डूबा हुआ है, किसी भी लेवल को आप उठा के देख लीजिए। करेक्ट। उसका रीज़न ये है कि उनको समझ में आ गया कि राम, हालांकि अयोध्या भी बन गया और सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये कहीं ना कहीं बिजनेस पर्सपेक्टिव भी हो गया कि लोग बहुत इंक्लाइंड हो गए डिवोशन में। तो ये तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन अब लोगों का इंटरेस्ट और जा रहा है कि नहीं, समर्पित जो करता था वो भी करना है। राइट। तो कहीं ना कहीं वो टैगलाइन हटी कि क्यों। तो मुझे ऐसा लगा जिन लोगों ने उस समय ना किया था कि भजन नहीं कर रहा है मुझे, तो आज वो सब भजन कर रहे हैं। तो वायरलिटी की बात करते हैं, भजन में yes. सबसे ज्यादा किसके गाने चलते हैं? लाइक अपने सबके इतने किए हुए तो बिल्कुल वो बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि सबका अलग अलग टेस्ट है। आज अगर अनुराधा पौडवाल जी से लेके अनूप जलोटा जी को भी सब पसंद करते हैं, सोनू निगम भी पसंद करते हैं। मैथिली के हमने 3 गाने 3 भजन किए थे, वो है, मान्या अरोरा है, फिर राहुल विलाल है। तो हाँ, एक छोटी सी बच्ची प्रज्ञा करके एक आई थी हमारे पास। अच्छा। आप सारे गामा के ऑफिशियल चैनल पे देख सकते हैं। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में बहुत वायरल किया था शिल्पा शेट्टी जी, और सबके थ्रू बहुत वायरल हुई थी वो। तो उनका एक भजन हमने किया था, छोटी सी ग्वालन, वो बहुत वायरल हुआ था। हनुमान चालीसा है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो लोग बहुत पसंद करते हैं। म्यूजिक में भी जैसे डिफरेंट जॉनर्स होते हैं, कॉन्टेम्प्ररी होता है, Yes, क्लासिकल yes. होता है। आप क्या एंजॉय करते हो सबसे ज़्यादा? मैं वर्ल्ड म्यूज़िक बहुत एंजॉय करता हूँ। हालांकि जो मेरी तालीम रही है वो एज अ गज़लिस्ट, क्लासिकल सुगम संगीत ज़्यादा रही है, सेमी क्लासिकल और ये सारी चीज़ें। बट जैसे मुंबई आना हुआ तो बहुत कमाल कमाल लोगों से मुलाकात हुई। तो एक जब आपको लोग अच्छे मिलने लगे, बहुत टैलेंटेड वैसे मिलने लगे, तो हाँ जॉनर्स समझ में आने लगे फिर कि नहीं आप, क्योंकि देखिए सब कुछ क्लासिकल से ही निकला हुआ है। एक बार आप फाउंडेशन अपना क्लियर कर लेते हैं तो जैज़, ब्लूज़ और बहुत सारे अलग अलग जॉनर्स भी आप, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा सा ध्यान दे दें तो समझ में आने लगेगा। राइट। तो इन सब चीज़ों से भी पाला पड़ा, तो थोड़ा बहुत सब कुछ किया मैंने। और मुझे ज़्यादा तो, क्योंकि जब बनाते हैं तो हम नहीं सोच पाते, जैसे रहमान साहब बोलते हैं ना कि मैं किसी गाने को अगर कोई बनाने के लिए आ रहा है तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, वो सिर्फ Right. बनता है, वो फ्लो ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो फ्लो ही करते गए और वो जॉनर्स आते गए, फिर समझ में आया कि ये गाने में तो यार ये जॉनर यूज हुआ है, बेटर है। हाँ। राइट, ये हमने कलर डाल दिया। सो इट्स अगेन डिपेंड कि हाउ यू आर फोल्डिंग दैट पर्टिकुलर सॉन्ग, और हाउ डायरेक्टर वांट्स इट टू बी साउंड, राइट। सो दैट्स अगेन डिपेंड। ट्यून काफ़ी चीज़ें बदल देता है। एक ही लिरिक्स को अगर आप अलग ट्यून में डालो तो एक पार्टी सॉन्ग हो जाता है और एक ब्रेकअप सॉन्ग हो जाता है। सो डेफिनेटली आपके हाथों में कि उसको किस तरह से हाँ जी चेंज करना है। बिल्कुल, स्टोरी बहुत डिपेंड करती है, अगेन Right. डायरेक्शन बहुत डिपेंड करता है कि क्या चाह रहा है डायरेक्टर, क्या चाह रहा है उन सारी चीज़ों। करेक्ट। अभी जैसे आप कंपोज़र हैं एंड सबका ड्रीम होता है कि मेरा ना ये एक्टर कुछ गा ले या वैसा। ऑफ कोर्स बिग बी ने आपका गाना गाया तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, बट अगर आगे जाकर ऐसा कोई सेलिब्रिटी जो आपको लगे यार इनके साथ काम करना है, इनको देखना है मेरी धुन गुनगुनाते हुए, तो कौन होगा? ऋतिक को मैं बहुत पसंद करता हूँ। कौन? ऋतिक रोशन। अच्छा, ऋतिक रोशन। यस, हालांकि मैंने उनके साथ काम किया है, काम इन द सेंस कि हमने ईद का शो साथ में किया। अच्छा। शो ऐसा किया है कि हम मिस्टर आफीन खान, सारा खान जी के जो हस्बैंड हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, तो एक समय मतलब एक पल था हमारे लिए 3 घंटे का। तो क्या ये सहारा स्टार वाला था? नहीं, ये सहारा स्टार वाला नहीं था, ये आरफिन जी के एक्चुअली एक प्राइवेट पार्टी थी। अच्छा। और ईद की पार्टी थी, जब ऋतिक रोशन हमारे सामने 3 घंटे बैठकर एक घर परिवार की तरह हम साथ में थे। तो काम नहीं किया हमने, बट हाँ मुलाकात, वैसा एक घर वाला इंट्रोडक्शन था उनके साथ।
चलो बढ़िया है। अब तो आई Yes, थिंक हमने काफी सीरियस बातें कर ली है, बिल्कुल। तो अब हम करेंगे क्विक रैपिड फायर। श्योर प्लीज। लेट्स बिगिन द रैपिड फायर श्योर राउंड। प्लीज। गाने बनाने का परफेक्ट टाइम सुबह या रात? सुबह। अमिताभ बच्चन सर या हरिहरन सर, किसकी आवाज में ज्यादा डेप्थ है? दोनों की। 3 शब्द जो आपको डिस्क्राइब करते हैं। समर्पित। एक गाना जो हर बार सुन के आपको गूज़बम्स आ जाते हैं। बहुत सारे मेरी कहानी भूलने वाले। लास्ट ट्रैक जो आपने अभी सुनी आज। तू गंगा की मौज में। स्टूडियो या लाइव परफॉर्मेंस? लाइव परफॉर्मेंस। अगर आप कंपोजर नहीं होते तो क्या होते? पॉलिटिशियन। कॉफी या चाय? चाय। एक सिंगर जिनके साथ अभी तक काम नहीं किया पर बहुत बुरी तरह से करना है। सबके साथ, बहुत कम लोगों के साथ काम किया मैंने। शाहरुख, सलमान, सबके साथ काम करना जल्दी। हाँ, तो एक ऐसा कौन है? शाहरुख। आपका ऐसा कोई लकी चार्म है? मेरी बेटी। गोवा में सबसे अच्छा मोमेंट? सारे 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 कमाल के थे। म्यूजिक बनाते वक्त सबसे पहले क्या सोचते हो, सुर, मूड या लिरिक्स? सुर। ओके, सो ये था आपका रैपिड फायर राउंड। इसमें काफ़ी रिवील हो गया। ज़्यादा जो भी एस्पायरिंग सिंगर्स, कंपोजर हैं, उनको आप कोई मैसेज देना चाहते हो तो? बहुत कमाल की बात है कि पब्लिक आपको पसंद कर रही है, बट प्लीज़ म्यूज़िक को पब्लिक के लिए बनाना बहुत अच्छी बात है, बट आप वो परोसना शुरू कीजिए जो आप देना चाहते हो, क्योंकि पब्लिक वो सुनेगी जो आपके दिल से निकलेगा। तो ये मत देखिए कि पब्लिक को क्या पसंद है। अच्छी बात है, देखिए कि पब्लिक को क्या पसंद है, लेकिन वो भी कीजिए जो आपको खुद को पसंद है और आप चाहते हैं कि पब्लिक के सामने आए, तो पब्लिक को भी एक चेहरा दिखेगा कि हाँ ये भी हो सकता है। क्योंकि पब्लिक के पास सब कुछ होते हुए भी सब कुछ नहीं है, राइट? तो आप क्रिएटर हो, पब्लिक क्रिएटर नहीं है, राइट? तो सुनने वाले वो हैं, आप अच्छा सुनाइए तो वो अच्छा सुनेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, काफ़ी Thanks to you. इंसाइटफुल रहा। Thank you so much. Thank you. Thank you for inviting me. Yeah.